स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाई गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी फेल्ड। मतलब अभी के टाइम में आप देखोगे तो कहीं का भी गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी के बारे में लोग अच्छा चीज़ नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो गया? तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझना होगा हमें गोल्डन एज से, यानी कि जहाँ से गाड़ी खुली वहाँ से ही सब चीज़ शुरू हुआ है। तो ये समझिए ये टाइम था वर्ल्ड वॉर 2 जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद एक पीसफुल स्पेस रेस शुरू हुआ। वॉर जो होता है मेरा बड़ा है, पीसफुल स्पेस रेस है वो दिखाता है मेरा सही में बड़ा है। तो ये काफ़ी पीसफुल था। ये स्टार्ट हो गया पोस्ट 1945। 1945 के बाद से लोग इस पे दिखाने चल पड़े। यहाँ पे शांति से सब लोग दिखा रहे थे कि मेरा बड़ा है, नहीं मेरा तुमसे भी बड़ा है और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था, इसीलिए इसे कोल्ड कहते हैं। तो ये चला और रहा बात कि उस टाइम पे क्यों हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 में जितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, जितना जल्दी हुआ वो बहुत तेज़ था। मतलब इंसानियत वर्ल्ड वॉर 2 से पहले कुछ नहीं है और उसके बाद एकाएक स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन बन जाता है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है टेक्नोलॉजी में। हर फील्ड में, हर सेक्टर में मतलब लोग टूट के डेवलपमेंट किए हैं। तो वहाँ पे हुआ और इस पे ये समझिए पैसा पानी की तरह बहाया गया। यानी कि सोवियत यूनियन भी अच्छा खासा कहा जाता है कि अराउंड 2000 टू 2500 साइंटिस्ट और उनके फैमिली पे ढप्पा मारा। यूएसए का भी किया। यूएसए का तो एटलीस्ट उन लोग इज्जत से उठा रहे थे। तो उनका शायद 1500 लोग ये उठाए पे ऑपरेशन पेपर क्लिप नाम दिया गया था। ये भी जर्मनी के जितने अच्छे-अच्छे साइंटिस्ट थे सब पे ढप्पा मारे थे। तो मतलब पैसा पानी की तरह बहाया गया और 2 प्लेयर हैं। हमेशा 2 प्लेयर होना चाहिए तभी गेम अच्छा रहता है। तो 2 सुपर पावर था, दोनों के पास पैसा की कोई कमी नहीं है, दोनों पानी की तरह बहा रहे हैं और शांति और प्रिय तरीके से दिखा रहे हैं कि मेरा बड़ा है। तो लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है लेकिन डेवलपमेंट खूब स्पीड से हो रहा है। ये गोल्डन पीरियड है। जितना इनोवेशन ये 1945 से मतलब 1980s तक के बीच में हुआ, ये शॉकिंग था। आप जिसे आज आईटी कह रहे हैं इसका फील्ड नींव यानी कि जो कोर जो है इसी टाइम रखा गया था। बहुत सारा चीज़ का डेवलपमेंट इसी टाइम में हुआ है। और मून लैंडिंग जो था 1969 में जब हुआ उसे कहा जाता है कि ये फिनिश कर दिया चैप्टर। बोले मून लैंडिंग से चैप्टर शुरू क्यों नहीं हुआ? बात था कि वो आगे डिस्कस करेंगे कि स्टैग्नेशन पीरियड में, लेकिन गोल्डन पीरियड यही था। यानी कि 1945 से जब बूम बाम ब्रीम शांत हुआ, सब लोग शांति प्रिय बूम बाम ब्रीम करने चले। वहाँ पे दिखाने के लिए पैसा चाहिए था और चूंकि वॉर नहीं था तो कोलैप्स नहीं हो रहा था बहुत सारा चीज़, मतलब कि फैक्ट्री बनाने उड़ जा रहा है वैसा नहीं हो रहा है। तो काफ़ी ग्रोथ हुआ, पैसा पानी तरह बहाया गया और ये सारा का जो फाइनल एंड लाइन था 1969 में मून लैंडिंग से खत्म किया गया। मतलब रेस हुआ, रेस में 1969 पे फिनिश हो गया। अब तो ये था गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड के बाद आया स्टैग्नेशन पीरियड। स्टैग्नेशन पीरियड था अपोलो 17 के बाद 1972 में। अब रहा बात था कि जब तक अपोलो मिशन चल रहा था, आपको लगेगा मतलब पब्लिक को भले लग रहा होगा कि यूएसएसआर कैच अप कर लेगा, लेकिन जो यूएसएसआर का अंदर का साइंटिफिक apparatus था, वो काफ़ी अच्छे लोगों से भरा था, लेकिन ब्यूरोक्रेसी उसको ऊपर भेज दे रही थी। यानी कि पहुँच के लौटे हुए रॉकेट साइंटिस्ट उनके पास थे। चाहे वो जर्मनी के हों, चाहे उनके होम ग्रोन हो, बम बम था, कोई डिस्कशन नहीं था। अमेरिकन्स को भी पता था कि उनके पास ज़्यादा बेटर है। लेकिन वो जो ब्यूरोक्रेसी है और मतलब डिक्टेटरशिप था, उसके कारण वो लोग का पंख नहीं निकल रहा था। तो अपोलो 1 जब तक लॉन्च किया गया, मतलब 1 कहना गलत होगा। आप समझिए अपोलो का जो पहली बार था कि चाँद पे लैंड करो, वहाँ पे ये लोग क्लियर हो चुका था सोवियत यूनियन नहीं पहुँच सकता है वहाँ पे। इनके पास बस अर्ली स्टेज का बेनिफिट था, जो पहला कुछ कर लिया कि पहला लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, पहला मैन्ड लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, पहला एनिमल टू लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, पहला वुमन टू ऑर्बिट हो गया, वो सब हो गया। लेकिन जब बाहर जंप मारना है, यानी कि आपको 1.5 इश लाइट सेकंड तक जंप मारना है, यानी कि आप लाइट सेकंड से ज़्यादा दूर जा रहे हो, चाँद पे जा रहे हो, वहाँ पे वो बोल जाते थे। और ये मैं क्लियर करता, ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसा की कमी थी, ना ही इंटेलिजेंस की कमी थी, बस ब्यूरोक्रेसी उनको बर्बाद किया है। हर कोई जानता है ये, मतलब ओपनली नासा भी एडमिट करता है कि हर मामले में, हर कॉन्टेक्स्ट में सोवियत यूनियन एक्चुअली अच्छे रास्ते पे चल रहा था, लेकिन उसका जो ब्यूरोक्रेसी है वो बर्बाद कर दिया। तो इसीलिए यूएसए के अंदर से सपोर्ट खत्म हो गया। पहले मतलब उनका जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट था, जो स्पाई डिपार्टमेंट था, सीआईए ये सब वाले, उनको समझ में आ गया सोवियत यूनियन जाएगा नहीं। पब्लिक का भी इंटरेस्ट खत्म हो गया, इसीलिए ये बंद कर दिया गया। जब सोवियत यूनियन कंपटीशन ही नहीं दे रहा था तो उसे फालतू का चला के क्या करे, और पब्लिक बोर हो गई थी। इतना ज़्यादा बोर हो गई थी कि अपोलो 13 में जो इंसिडेंट हुआ था उसका काफ़ी सारा न्यूज़ रिकॉर्डिंग है। आप सुनिए, लोग बोर हो गए, भाई क्या कर रहे हैं चाँद पे जाके आप? ये पब्लिक सेंटिमेंट है, ये न्यूज़ डिस्कशन होता है, लोग बोर हो चुके थे, कंपटीशन नहीं था, डर नहीं था किसी का। तो ये क्लियर हो गया था और पब्लिक अपोलो 17 आते-आते तक है, छोड़ो यार फालतू बंद करो, इसीलिए वो लास्ट है। तो ये हो गया। अब इसके बाद समझिए कि यहीं पे रॉकेट इंजन का कोर डेवलपमेंट, कि हम नए तरीके से इंजन बना रहे हैं, हम नया करें, मतलब V2 सबसे पहला इंजन माना जाता है, सक्सेसफुल लिक्विड इंजन। वहां से सैटर्न 5 और RS-25 तक समझिए काफी डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद पेन डाउन कर दिया गया। एग्जाम में होता है ना, जैसे कि सर आपने लिख दिया अब रख दो पेन, वो हो गया। तो ये
खत्म हुआ, वही इसीलिए बोलते हैं स्टैग्नेशन पीरियड यहाँ से शुरू हो गया 1972 के बाद। मतलब जो जो डिज़ाइन अंडर कंस्ट्रक्शन था उसे फिनिश किया गया, लेकिन एक होता है ना कि हम फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है। और इसी टाइम में आईएसएस को बिल्ड किया गया, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और समझिए कि कितना बड़ा अंतर था। आईएसएस से पहले जो स्टेशन का काम हो रहा था उसका नाम था फ्रीडम स्टेशन। गेस कीजिए किस कंट्री ने नाम रखा है। तो फ्रीडम स्टेशन नहीं कर पाएगा, वो बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था और पब्लिक का पूरा इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। लेकिन उसी टाइम एक चीज़ हो गया जो कहा जाता है अमेरिकन सिक्योरिटी अपरेटस का सबसे बड़ा फेलियर। उन्हें पता भी नहीं चला सोवियत यूनियन स्वाहा हो गया, डिसॉल्व कर गया। अब रहा बात कि सोवियत यूनियन डिसॉल्व किया तो उससे अमेरिका का क्या प्रॉब्लम है? अमेरिका का प्रॉब्लम था कि अगर सोवियत यूनियन डिसॉल्व होता, जिसमें बोल रहे हैं सोवियत यूनियन के पास बुद्धि नहीं थी, लेकिन बाकी लोग जिनके पास अगर बुद्धि है, वो सीधे से बोलेंगे इंजीनियर जी आप हमारे पास आओ, साइंटिस्ट जी आप हमारे पास आओ। सर आपको जो करना है आप करो, ये लो पैसा, ये लो रिसोर्सेस, हमें बना के दे दो। अगर वैसा किया जाता सोवियत यूनियन आग लगा देता। लेकिन वैसा करने नहीं दिया, वहाँ उनका ब्यूरोक्रेसी हुला-लला कर रहे थे। तो उस साइंटिस्ट को सँभाल के रखने के लिए कि वो परमाणु बम हर किसी के पास ना पहुँच जाए, और ख़ासतौर पे परमाणु बम से ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है आईसीबीएम, डिलीवरी मैकेनिज़्म, हर के पास ना पहुँच जाए, ख़ासतौर पे अरब लोगों के पास, क्योंकि अरब लोगों के पास उस टाइम ऑयल मनी आ रहा था, पैसा का उनको टेंशन ही नहीं था। तो अगर वो साइंटिस्ट को गटकते यूएसएसआर कोलैप्स होने के बाद, वो आराम से सुपर पावर लेवल पे पहुँच जाते। तो उसको सँभाले रखने के लिए भैया साइंटिस्ट लोग के पास कुछ जॉब रहे, सेफ्टी रहे, होम्योस्टेसिस के पीछे ज़्यादा भागे, इसीलिए रशियन साइंटिस्ट को एम्प्लॉय करने के लिए ये बना दिया गया, भैया आईएसएस बनाओ, इंटरनेशनल करो, सब लोग मिल बांट के करेंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये सोवियत यूनियन के टाइम में ही फाउंडेशन रख गया था। ये अपोलो और सोयूज दोनों की शादी कराई गई थी स्पेस में। बहुत पहले बोला, ये स्टैग्नेशन पीरियड वही होता है कि जहाँ पे दो कंपिटिटर, हम तुमसे बड़े हैं, मेरा तुमसे बड़ा है, तुमसे हमसे बड़ा है, वो सब के छोड़ा पे भैया हम तो चले गए, मतलब एक रिटायर ही हो गया, रिटायर खत्म सर, काम खत्म। तो जबरदस्ती का मतलब समझिए उस लोगों को जॉब दिया जा रहा है आईएसएस बना के। पब्लिक का एकदम इंटरेस्ट खत्म है इस टाइम पे, ये मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ। 1970s में स्पेस पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है। न्यूज़ में आप देखोगे, पिक्चर में देखोगे, बात अलग है। पब्लिक एकदम इंटरेस्ट खत्म है, कोई पैसा भी नहीं देना चाह रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी और देश की गवर्नमेंट हो। और इसी टाइम पे बाकी सारे देशों का अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू होता है, इसमें इंडिया भी आता है इसी टाइम पे। इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सब लोग ट्राई किए। और इस टाइम पे कि बाकी सारे देश के पास कैसे टेक्नोलॉजी आया, यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रोटोकॉल स्टार्ट किया गया, यानी कि सोवियत यूनियन से लेके, रशिया से लेके और अमेरिका से लेके सब देश मिल बांट के थोड़ा सा टेक्नोलॉजी शेयर किए। यहाँ पे थोड़ा कायकुचुर हुआ इंडिया के साथ भी, क्योंकि बात यह था कि हम लोग डायरेक्टली क्रायोजेनिक इंजन पे डप्पा मारे। तो क्रायोजेनिक इंजन में बात था कि वो वेपन्स टेक्नोलॉजी है, मतलब कि रॉकेट का एक्चुअल टेक्नोलॉजी जो है उसका ट्रीटी है, दोनों कंट्री साइन की है, रशिया भी साइन की है और अमेरिका भी साइन की है। तो वो इंजन टेक्नोलॉजी डायरेक्टली किसी को नहीं दिया जाता है। आप खुद से डेवलप करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्टली नहीं दे दिया जाएगा। तो वो रशिया हमें दिया था, तो उस पे काफ़ी कायकुचुर हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ उस पे। लेकिन अब सब मिल पाए, बोले हम इंडिया का कोई टेंशन नहीं, इंडिया अमेरिका से भी उठा लेता है, रशिया से भी उठा लेता है, हम लोग का कोई टेंशन नहीं, हम लोग सब मिल बाँट के उठाते हैं। जापान का भी आप देख सकते हैं, वो लोग भी नासा के साथ काम कर रहे हैं, सबका मतलब मिल बांट के ये स्टैग्नेशन पीरियड का स्टार्ट हुआ। यहाँ पे कंपटीशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो है हो जाए। पेन डाउन हो गया है 19th सेंचुरी, यानी जो इंजन स्टार्ट किए गए हैं 1970s में उस पर काम किया जा रहा है, लेकिन कोई नया ब्रांड न्यू, जैसे F1 इंजन बहुत बड़ा वो, और RS-25 वो, रशियन इंजन वो सारा काम खत्म, सारा का डिजाइन स्टार्ट कर दिया गया, कोई नया फ्रेश न्यू पे काम नहीं कर रहा है। तो ये स्टैग्नेशन पीरियड है, गोल्डन पीरियड हो गया, अब स्टैग्नेशन पीरियड आ गया। अब इसके बाद आते हैं हम पोस्ट 2000 में, यानी कि ईयर 2000 पार हो गया। तो यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे हम लोग का फोकस शिफ्ट हो गया। स्पेस पे जो मेरा बड़ा है वो तो खत्म हो गया। स्टैग्नेशन के बाद लोग को हो गया कि ठीक है हमने इतना टेक्नोलॉजी बना लिया, इतना स्पेस इंडस्ट्री बना लिया, अब इसका करें क्या। तो 2000 में फोकस होने लगा इंडस्ट्री पे कि करेंगे क्या, इससे प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। इसी टाइम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा था, तो दबा के कम्युनिकेशन पे मेहनत किया गया। और इसी टाइम में वेदर फोरकास्ट पे काफ़ी मेहनत किया जा रहा था, जीपीएस सब पे मेहनत किया जा रहा। जीपीएस आई थिंक इसी के आसपास में खोला गया है पब्लिक के लिए। तो काफ़ी सारा मतलब समझिए प्रॉफिट निकालने के लिए मेहनत किया जाए, क्योंकि नेशनल प्राइड वाला काम खत्म हो गया, स्टैग्नेशन भी खत्म हो गया और सब धीरे धीरे आ रहे थे। तो अब करें क्या, तो घूम फिर के आया यहाँ पे, अब प्राइवेटाइजेशन शुरू करो और अब इकोनॉमिक फोकस करो कि सर हमको इससे कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये गाड़ी कर दिया गया, क्योंकि स्पेस में करोगे क्या, पहुंच तो गए, पहुंचने का रास्ता हमने बना लिया, गोल्डन चैरियट इसे सब कहा जाता है, वो हमने बना लिया सर, उसके बाद करोगे क्या, वो अब की है। अब इस टाइम में सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर आपको कुछ देखना है, रॉकेट में उतना ग्रोथ नहीं हुआ, लेकिन पेलोड में बम बम ग्रोथ हुआ। पेलोड छोटा से बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, पेलोड बहुत बड़ा हुआ। ऐसा क्यों, सैटेलाइट हम लोग बड़ा बनाने लगे, सोलर पैनल्स ज़्यादा लगाने लगे, उसमें रेडार डिश बड़े बड़े लगाने लगे, तो खूब बड़ा बड़ा सब चीज़ करने का। प्राइवेट प्लेयर्स घुसे, और मैं क्लियर कर, प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे समझिए रॉकेटरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ जो कंपनीज ये बना रही इंस्ट्रूमेंट्स, उनका डेवलपमेंट हो गया, मतलब फाउंडेशन पूरा हो गया। और यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई कोर इंजन डेवलपमेंट नहीं हुआ है,
इस टाइम में यानी पोस्ट 2000 में अगर आप निकालोगे कि कौन-कौन इंजन है मार्केट में, सब देखोगे कि आदम ज़माने का पड़ा हुआ है। गोल्डन पीरियड के टाइम में जिसका आइडियाज़ था, जो स्टैग्नेशन पीरियड में जिसको लोगों ने स्टार्ट किया था, बस वही कंप्लीट किया जा रहा है। नया कि सर हम फ्रेश करते हैं। 2000 तक में ऐसा नहीं कि बाकी सारी फील्ड बैठी हुई थी, बाकी सारी फील्ड में भी डेवलपमेंट हुआ था। वो कोई कुछ नहीं यूज़ कर रहा। रॉकेट लिटरली 1970s का जो गोल्डन पीरियड है, उसी पे कोस्ट कर रहा है। कोर डेवलपमेंट है, रॉकेट्स में डेवलप रिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंप्रूव कर रहे हैं, वो सब हो रहा है, लेकिन एक होता है ना ऐसा ब्रांड न्यू, वो नहीं हो रहा है। और यहीं पे समझिए कॉस्ट हायरार्की बन गया इस टाइम में, यानी कि नासा और ईसा के पास आप जाइए, आपके पास पैसा का कमी नहीं है तो। फिर आपको कम दाम में चाहिए तो आप या तो रॉसकॉस्मोस के पास जाइए या इसरो के पास आइए। इसी टाइम में इसरो अपना ढप्पा मारता है, इसरो अच्छा से मार्केट कैप्चर कर लेता है इसी टाइम पे। तो रॉसकॉस्मोस और इसरो ये मतलब समझिए प्लेयर्स अब ऐसे बन रहा है, और चाइना इसी टाइम पे पैसा पानी की तरफ बहा रहा है। पैसा बहाने के मामले में चाइना सबसे अलग चल रहा है, मतलब ना तो इसरो पैसा पानी की तरफ बहा रहा है, ना रॉसकॉस्मोस बहा रहा है, और यूएसएसआर बोल रहा हूँ, यूएसए और यूरोपियन यूनियन दोनों ठंडा आ गए हैं। चाइना धड़धा के रहा है, इसीलिए चाइना का आप देखो ना भैया, कुछ नहीं से इतना बड़ा ढप्पा कैसे मारा। पैसा पानी की तरफ बहाए हैं। वो मतलब समझिए पैसा ऑलमोस्ट वैसा बहा है जैसे गोल्डन पीरियड में आपको सोवियत यूनियन और यूएसए बहा रहा था। चाइना उस तरह से पैसा बहाया है उसको करने के लिए। और इसी टाइम में एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ, इलॉन मस्क को रिजेक्ट किया गया। इस टाइम में इलॉन मस्क मिलियनेयर थे, मतलब अच्छा खासा कई 100 मिलियन का इनके पास अच्छा खासा था, पेपाल में अच्छा खासा स्टेक्स भी था, और ग्रैंड टोटल इनका एक्चुअल कैश था उस टाइम, और इन्फ्लेशन के हिसाब से देखो तो काफ़ी बड़ी बात थी। तो ये एक्चुअली गए थे सब के पास गए, इस पे मतलब इसके पास गए, नासा के पास गए, ईसा के पास गए, फिर एंड में इसके रशियन के पास भी गए कि भैया आप हमें दे दो पुराना आईसीबीएम। ये होता है, रशिया बेचता है, इसीलिए रॉसकॉस्मोस सेकंड टीएम ये रहता है कि लो कॉस्ट में आपको कुछ करना है, रॉसकॉस्मोस के पास जाइए। तो उनके पास गए और बोला कि हमको एक ग्रीन हाउस लॉन्च करना है मार्स पे, कि सर आप रॉकेट में एक ग्रीन हाउस रखो, वो हम मार्स पे लैंड करा देंगे और उसको वीडियो फीड करेंगे, उसी से लोगों का इंटरेस्ट बनेगा। ये इलॉन मस्क का सपना था, लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया। और मतलब समझिए 1970s का बैलिस्टिक्स मिसाइल्स, मतलब एकदम आदम ज़माने की टेक्नोलॉजी, उसको भी सही दाम पे नहीं बेच रहे थे, इसीलिए इलॉन मस्क को कस के गुस्सा चढ़ा और उन्होंने बोला हम ही कंपनी बना देते हैं। ये था पोस्ट 2000 का गोल्डन पीरियड हो गया, स्टैग्नेशन हो गया, पोस्ट 2000 में हम लोग घुस गए और इसके बाद दुनिया बदल गई। तो स्पेस एक्स का हुआ। स्पेस एक्स क्या है? स्पेस एक्स इलॉन मस्क का जन्म है। तो इलॉन मस्क समझिए आधा क्रेजी आधा जीनियस है। आजकल थोड़ा क्रेजी वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा होने लगा है, बट ठीक है, लेकिन एकदम क्लियर कट के तौर पे वो जो चीज़ पे तुक्का मारे, बाकी लोग रिस्क भी नहीं ले रहे थे और उस पे ही सीधे तुक्का मारे। तो यहाँ पे वही समझिए, अपना ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च कंपनी बनाती है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनी जो साउंडिंग रॉकेट्स बनाती थी, रॉकेट का कंपोनेंट्स बनाती थी। आधा से ज़्यादा रॉकेट जो आप देख रहे हो गवर्नमेंट का, वो भी कंपनी ही बनाती है। जैसे कि इंडिया में आप जो जीएसएलवी है, आप ये कहोगे इसरो बनाता है, गोदरेज बोलेगा भैया हम बना रहे हैं, गोदरेज बना के भेजता है। खोजिए देखिए कौन कंपनी बनाती है, हंसी आएगा नाम पढ़ पढ़ के। तो वही समझिए कि हर कंपनी बहुत चीज़ बनाती है, लेकिन एक पूरा ऑर्बिटल रॉकेट स्टार्ट टू फिनिश प्राइवेट कंपनी, वो भी हाई कैलिबर पे, ये इलॉन मस्क ने बोला हम करेंगे। ठीक है? और यहाँ पे इनका सबसे बड़ा ब्राइट आइडिया ये था कि भैया किसी ने 70s 80s के बाद फ्रेश ये ब्लैंक पेपर है, इस पे बनाओ, किसी ने नहीं किया है। किया ही नहीं, मतलब सबका पेन डाउन था, मतलब रॉकेट्स पे डेवलपमेंट हुआ, इंजन्स पे नहीं हुआ। तो ये पड़ गए कि हम ये करेंगे, मर्लिन इंजन बनाएंगे। और मर्लिन इंजन पे इन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोटोकॉल लगाया, यानी कि बनाओ फेंको, यानी कि उनका पहला वाला में उसमें रीजनरेटिव कूलिंग नहीं था, अबलेटिव कूलिंग था। बनाया, काम किया, फेंक दिया, नया बनाया। ये फटाफट कर रहे हैं। वो समझिए बाकी सब लोग 70s 80s को छोड़ नहीं रहे हैं। वो मतलब इंडियन रेलवे वाला डायलॉग झाड़ रहे हैं कि भैया 50 साल का सेफ्टी डेटा दो तो ही हम इसको खरीदेंगे। और वहाँ पे इलॉन मस्क बनाए, काम कर रहा है, ठीक है लॉन्च करो, क्या क्या साइड इफेक्ट है दूसरा बनाओ, धड़ धड़ करके इटरेट करते जा रहे हैं। और ये इटरेट करने के बाद ये 2000s का इंजन बनाए। समझिए अभी तक बाकी सब का कहने के बाद आप नया पीस बना रहे हो, लेकिन उसका ब्लूप्रिंट कब का है, उसका डिजाइन फिलॉसफी कब का है, वो सब आदम ज़माने का है। पीस नया है, डिज़ाइन पूरा, मतलब समझिए आप स्टीम इंजन बना रहे हो 2020 में, और ये बोले कि नहीं सर हम डीजल इंजन बनाते हैं, तो मर्लिन बनाया। और यहीं पे इन्होंने दुनिया को धो डाला। सब लोग समझ में नहीं आते कैसे एक स्पेसएक्स कंपनी, क्योंकि पैसा, ये मैं क्लियर कर देना, बहुत लोगों को लगता है स्पेसएक्स में बहुत पैसा है, बहुत कम है। इससे ज़्यादा यूएलए के पास पैसा था, इससे ज़्यादा इसरो के पास पैसा था। पैसा भी था, टाइम भी था, और क्या बोलते हैं आपका माइंड फोर्स, कितने लोग हैं, इंप्लॉइज़ हैं, सब है। इलॉन मस्क 4 लोगों के साथ कंपनी खोल दिया, बस वही उसका सबसे बड़ा ब्रिलियंट पॉइंट वही था कि जिगरी लोगों को लाया गया, जिनके पास जिगर था कि सर किसी ने नया नया रॉकेट इंजन नहीं बनाया। तो रेलवे वाला डायलॉग नहीं बोल के कि सर हमको 50 साल का सेफ्टी डेटा दो, नहीं, 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 हम बनाते हैं ना सर, ट्राई करते हैं लेट्स, क्योंकि किसी ने तो कभी ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा। आज आप माँग सकते हो मुँह खोल के 50 साल का सेफ्टी डेटा दो, यानी कि किसी ने तो 50वें साल पहले बनाया होगा ना। तो इलॉन मस्क ने ये जिगर लिया, इसीलिए बोला आधा क्रेजी आधा जीनियस, और ये जीनियस पे ऑफ कर गया।
सारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से बना है, कैड में डिज़ाइन किया गया, जो कि बाकी सारा सब पेन पेपर में डिज़ाइन किया, ये कैड पे डिज़ाइन किया, फटाफट इटरेट किए और देखते-देखते दुनिया को बोले चलो तुम लोग हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, लड़ते नहीं, हट जाओ। टेक्स्ट चेंज कर दिया और रीयूजेबिलिटी से इनके पास अनमैच्ड लॉन्च केडेंस आ गया। यानी कि जिस स्पीड से ये रॉकेट लॉन्च करते हैं, बाय द वे आपको समझिए सिर्फ बूस्टर रीयूज हो रहा है। सोचिए किस स्पीड से सेकंड स्टेज बनाते हैं, सेकंड स्टेज फेंकते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं। जितनी बार ये लॉन्च हो रहा है, 100 बार हो, 200 बार हो और ऑलमोस्ट ये छू सकते हैं शायद 400 बार 1 साल के अंदर, फेंकते जा रहे हैं। समझिए, ठंडे दिमाग से समझिए कि सेकंड स्टेज रॉकेट का कितना फेंक रहे हैं। फेयरिंग तो अब एटलीस्ट रिकवर करने लगे हैं। ये वो कर रहे हैं जो स्पेसएक्स ये मतलब स्पेस शटल का सपना था कि हफ्ता में 2 लॉन्च होगा। स्पेस शटल का मैं थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया। वो एक्चुअली ये था कि महीना में 2 बार लॉन्च होगा। रियल वर्ल्ड में जब उसका हुआ होगा, कंप्लीट हुआ, तब बाद में आया कि लकी रहेंगे तो साल में 2 बार लॉन्च कर पाएँगे। और स्पेसएक्स वो कर दिया, जो सपना था वो इन्होंने कंप्लीट कर दिया कि हम इसे हफ्ता में 2 बार लॉन्च करेंगे और ये अभी कर रहे हैं। और टारगेट है कि 2024 अगर अच्छा चला तो शायद उसमें 3 लॉन्च पर वीक पे चले जाएँगे। तो वही समझिए, ये अनमैच्ड लॉन्च केडेंस ले आए, मतलब इससे कोई कम्पीट नहीं कर सकता। चाइना पैसा पानी की तरह बहा रहा है, तो भी नहीं कम्पीट कर सकता। यही स्पेसएक्स यहीं पे गेम बदल दिया। अब इसको कंपेयर करते हैं गवर्नमेंट एजेंसी से। तो गवर्नमेंट एजेंसी पे समझिए इस टाइम में क्या हो रहा है, ठीक है? पोस्ट 2000 हो गया, गाड़ी खुल चुकी है इलॉन मस्क का। जिनके पास भी बुद्धि है, जहां उसका पहला रॉकेट लैंडिंग सक्सेसफुल हुआ था, तुरंत सब कंपनी को भैया डिजाइन बदलो सर, वो धो देने वाला है हम लोग को। कोई नहीं किया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो नासा समझिए इसी टाइम पे ब्लोट से डील कर रहा था और करप्शन से डील कर रहा था। हाँ, मैं करप्शन बोला। अब करप्शन उस तरह का नहीं है कि कोई टेबल के नीचे। करप्शन ऐसा है कि है किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है दे दो। मतलब एक होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए चेक किया जाता है। आप वेरीफाई नहीं करते तो उसके लिए रूल लगाया जाता है कि सर क्या आपको हम मतलब मान लीजिए $500 मिलियन दिए, आपको कहा था कि 2 साल में डिलीवरी देना, आप कह रहे हो कि 5 साल लगेगा। ये क्या हो रहा है? उस सब का रूल रेगुलेशंस होता है। तो वो सब बायपास किया जा रहा था। तो ब्लोट और करप्शन में ये बर्बाद हो गए। क्या बर्बाद हुआ इनका? कॉस्ट और टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं कंट्रोल कर पाए। यानी एसएलएस में कब बनना था, कहां तक बनना था, कैसे बनना था, वो सारा चीज लॉल हो गया। लॉल। बोइंग इस टाइम में लॉल कर दिया इनको। अभी भी सोचिए स्टारलाइनर, जिस टाइम में ये वीडियो बना, स्टारलाइनर आईएसएस में लटक गया है कि भैया उसमें फिर से चेक करो। होपफुली डेंजर में नहीं है, लेकिन ये क्या बोलते हैं, सब चीज़ लटका दी। बेसिकली बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। मतलब नासा जो स्मूथ पॉलिश्ड मशीन था गोल्डन ईरा में, वहाँ से वो हट के ऐसा हो गया कि भगवान भरोसे चल रहा है। मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स इनको लॉल कर दे रहे हैं। इन्हीं का मतलब नासा के अंदर एक डिवीजन है जिसे कहते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस। वो इन पे मिसाइल मार रहा है कि सर तुम क्या कर रहे हो, कैसे किसी को पैसा दे रहे हो जब वो डिलीवरी ही नहीं कर रहा है। अब बोनस दिया जा रहा है। सर अब बोनस कैसे दे रहे हो जब वो पास ही नहीं किया है? ये हो रहा है, बाय द वे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस खुद कह रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया नासा को। चलिए नासा डूब गया, चलिए थैंकफुली उनका कंट्री के तौर से टेंशन नहीं है क्योंकि स्पेसएक्स बोला थारा भाई संभाल लेगा। अब आते हैं ईसा के पास, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास। तो इनके साथ समझिए ये अभी तक एक ढंग का लॉन्च रॉकेट नहीं बना पाए। हजार बार इनके पास प्रोजेक्ट बनता है, हजार बार वो कैंसिल हो जाता है। मतलब एकदम मजाक बना हुआ है इनका कि हम ये बनाएंगे छोड़ देते हैं बीच रास्ते में, हम ये बनाएंगे छोड़ देते हैं। इनका अगर कैंसिल्ड प्रोजेक्ट देखिएगा हंसी आएगा, बहुत सारा लिस्ट है। और इस टाइम पे समझिए कि ये ऐसा गंदे जगह पे फंस गए। ये अभी की बात हो रही है, यानी 2024 की। यहाँ पे ये एक नया आर्यन रॉकेट बना रहे हैं। आहा, आप बोलो क्या बात है सर, नया रॉकेट बना रहे हैं। ये ऑलरेडी आउटडेटेड है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ईसा खुद कह रहा है। इट्स अ बिटर पिल दैट वी हैव टू स्वॉलो। मतलब इसका लॉन्च कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि इनके लिए सस्ता पड़ेगा कि स्पेसएक्स को बोल दे भैया तुम ले जाओ यार। तो था तुम ले जाओ यार, ये लूट रहा है हमको। और ये सिर्फ इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जितने मेंबर्स हैं ऑब्वियसली वो नेशनल सैटेलाइट्स भी लॉन्च करते हैं, यानी कि नेशनल पेलोड सिक्योरिटी पर। वो आप नहीं करोगे बोट में रख के अमेरिका को भेजो। आप कर सकते हो, अमेरिका पे भरोसा ही रहता है, अमेरिका के भरोसे ही आप चल रहे हो। नेटो का वही दादाजी है। बट एक होता है ना कि सर नेशनल सिक्योरिटी भी अगर हम नहीं कर पाए तो फिर फायदा क्या हुआ इतना खर्चा उठाने का? पब्लिक भी गर्म हो जाएगी। सर आप कुछ खुद नहीं कर रहे हो, हर चीज का पैसा वहीं दे रहे हो, तो इतना हमारे सिक्योरिटी टैक्स से काट रहे हो। तो इसीलिए इनको बनाना पड़ता है। अभी समझिए जो आर्यन स्पास जो एक कंपनी है जो इसका डीलिंग करती है, जैसे एसएलएस को बनाने के लिए यूएलए डीलिंग करता है, वैसे ये जो डीलिंग कर रही है वो ब्लैकमेल कर रही है कि सर हमारा सब्सिडी बढ़ाओ नहीं तो हम नहीं बनाएंगे इसको। इतना लूट चुके हैं ये इसके चक्कर में, तो बात ही नहीं करना। ईसा से तो हो गया सर, ये तो कभी ढंग से रेस में आए नहीं, और आए भी तो ऐसा हालत में खुद ही परेशान है। अब आप बोलोगे इसरो तो बहुत अच्छा चल रहा है। 2000 में चल रहा था, पोस्ट 2000 में इसरो बम बम धीरे धीरे हम लोग सब पे ढप्पा मारे जा रहे थे। पीएसएलवी धीरे 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 उड़े जा रहा था। और पीएसएलवी का एग्जैक्ट टेक्नोलॉजिकल डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन वो शायद फ्रेंच के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ था। वाइकिंग इंजन को लिया गया, उसे विकास इंजन में बदला गया। अब बोले इसीलिए उसमें क्रायोजेनिक नहीं है, ये हाइपरगोलिक है। मतलब बहुत सारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, तो ये इन्होंने किया था तो हमने ऐसा कर दिया, तो ऐसे करके हुलुलुलु होता रहता है। तो
वहाँ तक तो सब चीज़ सही चला, लेकिन फिर इंडिया वही रेलवे वाला बुद्धि आ गया है इसमें कि 50 साल का सेफ्टी डेटा दो तो ही हम इसको लेंगे। इट्स लाइक सर कोई तो स्टार्ट करेगा तभी ना आप आगे बढ़ोगे। तो ये लिटरली अभी इंजन पे काम चल रहा है, SCE 200, सेमी क्रायोजेनिक 200। ये इंजन बनाने से पहले ही आउटडेटेड है। ये एग्जैक्टली वही है जो ईसा के साथ हो रहा है, एग्जैक्टली वही। इसका कोई फायदा नहीं है इसको बनाने का। बनाने के बाद भी आपके पास जो आएगा वो आउटडेटेड होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ब्लूप्रिंट है वो आदम जमाने से उठाए। अब बोलेंगे नहीं हम इसमें मेहनत कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं। हम वही बोल रहे हैं, आप दुनिया का बेस्ट इंजीनियर लीजिए, दुनिया का बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट उठाइए, दुनिया का बेस्ट मेटलर्जिस्ट उठाइए और उसको बोलिए कि तुम स्टीम इंजन बनाओ। वर्सेस एवरेज बंदों को उठाइए, एवरेज बंदों को बोलिए भैया तुम जेट इंजन बनाओ। कौन जीतेगा एंड में? ठंडे दिमाग से सोचिए, कौन जीतेगा एंड में? जेट इंजन वाला। ऑब्वियसली मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। आप टाइटेनियम से बना दो स्टीम इंजन, वो स्टीम इंजन ही रहेगा। आप एल्युमिनियम से जेट बना दोगे तो वो जेट इंजन है। तो यही लॉजिक वही रहता है। ईसा समझ गया। मैंने इसरो का भी एक बार कहीं देखा नहीं कि मुंह खोल के बोल रहा है कि ओके ये वाला रास्ता गलत था। ईसा का आई रिस्पेक्टेड, नासा का आई रिस्पेक्टेड, मुंह खोल के बोल रहे हैं कि सर हम डुबा दिए। इसका इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस कह रहा है, इसका तो खुद ही बोल रहे हैं कि सर हम तो लुट गए। ईसा में हम इसरो में कभी सुने नहीं, बट गड़बड़ वही है। तो वही समझिए कि 3 प्लेयर्स का अगर मैं एग्जांपल दूँ वही है, और चाइना का भी वही है। बस चाइना का डिफरेंस है कि पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं तो गिन नहीं रहे हैं कितना पैसा लग रहा है। तो आउटपुट क्या है? आउटपुट है कि प्राइवेट गेम जो है वो हीट अप कर रहा है। तो प्राइवेट में स्टोक स्पेस अभी अपना बड़ा इंजन का बड़ा टेस्टिंग कर रहे हैं रिसेंटली, और स्पेसएक्स तो बोल रहे हैं वो जिस लेवल पे पहुंच के बैठ गया है बाकी सब पहुंचने वाले हैं। मतलब समझिए कि आप खूब मेहनत करोगे, खूब हाई तौबा करोगे, मे बी आने वाले 5 साल में मे बी आप फाल्कन 9 के लेवल पे पहुंच पाओगे, मे बी इफ लकी। क्योंकि मैं बैंगलोर में था तब इसरो हल्ला किया था कि हम लैंडिंग रॉकेट बनाएंगे। मैं बुढ़ा गया, मेरे बाल उड़ गए भाई, अभी तक नहीं आया है। तो आई एम प्रीटी श्योर 5 साल में मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक बोल रहा हूँ कि आप लैंडिंग रॉकेट बना लोगे। तो आप करोगे, आप कहाँ पहुंचोगे फाल्कन में? तब तक क्या बोलेगा स्पेसएक्स? सर स्टारशिप रखा हुआ है सर, टेंशन नहीं लो सर, टेंशन लो ही मत। और अगर वो मार्क 2 बनाए फाल्कन 9 का रैप्टर इंजन के साथ, जितना गलती था फाल्कन 9 में सबको ठीक कर देंगे। वो बाकी सब लोग को बोलेंगे सर आप रेस में उतरो ही मत, सर उतरो ही मत, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इसीलिए बोला गवर्नमेंट एजेंसी ये 3 पीरियड से गुजरने के बाद स्वाहा हो गया। तो अब वही गवर्नमेंट एजेंसी आगे जा सकता है, या तो वो पूरी तरह से हाथ खड़ा कर दे कि भैया प्राइवेट लोग लड़ झगड़ के सुधारो, या मतलब अपने आप को ऑप्टिमाइज करे, एफिशिएंट करके नहीं भैया हमें 1970 पे नहीं चलना है, रेलवे जैसा लॉजिक पे नहीं चलना है, हमको आगे बढ़ना है कि सर हम ट्राई करते हैं। उसी लिए साइंस के स्कूल्स खोले जाते हैं, उसी लिए इंजीनियरिंग की जाती है। तो वो लोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जो नहीं करेंगे वो डूब जाएंगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी के साथ ऐसा हो क्या गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आप मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।